गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, 6। देखिए, इसमें पादपों में जल अवशोषण किस तरह से होता है। पादपों में जल अवशोषण की क्रिया विधि, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पादपों में जल का क्या महत्व है। इसके बाद हमने पढ़ा कि पादपों में कौन सा जल अवशोषित होता है। तो आपको पता होगा केशिका जल का अवशोषण होता है, जो कि मृदा के अंदर उपस्थित होता है। ये जल अवशोषण मूल तंत्र के द्वारा होता है और इस जल अवशोषण का कार्य मुख्य रूप से मूल रोम के द्वारा किया जाता है। तो जल अवशोषण की क्रिया विधि, जल अवशोषण की क्रिया विधि, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जल अवशोषण की क्रिया विधि के संबंध में एक वैज्ञानिक थे, क्रेमर। उन क्रेमर नाम के वैज्ञानिक के अनुसार 1949 ये जो जल अवशोषण की जो क्रिया है, ये दो प्रकार से होती है। अर्थात क्रिया विधि दो प्रकार से होती है। अर्थात यो कहें कि जल अवशोषण की क्रिया जो है, उसकी क्रिया विधि कितनी है? दो है। एक है निष्क्रिय जल अवशोषण, इस निष्क्रिय जल अवशोषण को निश्चेष्ट जल अवशोषण भी कहा जाता है। और दूसरी भी जो विधि है, यह है सक्रिय जल अवशोषण। ठीक है, तो दो प्रकार की क्रिया विधि है। एक है निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा है सक्रिय जल अवशोषण। ठीक है, देखिए, जब जल के अवशोषण में किसी भी प्रकार से जड़ को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, अर्थात जल अपने आप ही बिना किसी बल के या ऊर्जा के खर्च हुए अगर अवशोषित होता है, तो वो कहलाएगा निष्क्रिय जल अवशोषण। और अगर ये जल अवशोषण किसी ऊर्जा के खर्च होने से या बल के उत्पन्न होने से अगर होता है, तो वह कहलाएगा सक्रिय जल अवशोषण। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करें कि निष्क्रिय जल अवशोषण की क्या विशेषता है और सक्रिय जल अवशोषण की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निष्क्रिय जल अवशोषण। ये कैसे होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि ज्यादातर पादपों में जो जल का अवशोषण होता है, वो 96% तक, यानी 96 से 98% तक जल का अवशोषण का जो तरीका है, वो है निष्क्रिय जल अवशोषण। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि जब पादपों के वायवीय भागों का मतलब होता है पत्तियां,
तना, विशेषकर पत्ती, जो कि बाष्पोषण क्रिया करती है। तो पादपों के वायवीय भागों में जब जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है, तो ऐसी स्थिति में पादप के अंदर जल की कमी हो जाती है और उस जल की कमी की पूर्ति पत्तियों की शिराओं के द्वारा की जाती है और शिराओं के द्वारा ये जल की पूर्ति जाइलम कोशिकाओं के द्वारा की जाती है, जाइलम ऊतक के द्वारा की जाती है। इसमें जल नीचे से ऊपर तक यानी मूल रोमों के द्वारा जल अपने आप ही अवशोषित होता चला जाता है, अर्थात इसमें जड़ें किसी भी प्रकार की कोई भूमिका अदा नहीं करती है। ठीक है, एक बार फिर समझिए कि देखिए इस प्रकार के जल अवशोषण में क्या होता है कि जब पादप के वायवीय भागों से जल का बाष्पोत्सर्जन होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है, तब पादप में जल की कमी होती है। इस कमी के कारण एक तनाव बल उत्पन्न हो जाता है। यह तनाव जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित कर लेता है। इसमें जड़ें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करती तथा ऊर्जा भी खर्च नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार के जल अवशोषण में जड़ें जो हैं वो एक प्रकार से जल अवशोषण कर रही है, लेकिन उसके लिए वो किसी भी प्रकार से सक्रिय अवस्था में नहीं है, केवल वो एक मार्ग का कार्य कर रही हैं। तो ऐसा जल अवशोषण निष्क्रिय जल अवशोषण कहलाता है। और पादपों में मुख्य रूप से जो जल अवशोषण होता है, या यूं कहें कि पादप में टोटल जो जल का अवशोषण होता है उसका 96 से 98% जो भाग है या परसेंटेज जो है वो इसी प्रकार से जल का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार का जो जल अवशोषण है ये केवल दिन में ही होता है। क्यों? क्योंकि दिन में ही बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और पादप में पानी की या जल की कमी होती है। तो ये एक प्रकार से बाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। तो यहां हम निष्क्रिय जल अवशोषण। अब दूसरा जो जल का अवशोषण का जो प्रकार है वो है सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण ये निष्क्रिय जल अवशोषण से भिन्न है। दूसरा है सक्रिय जल अवशोषण। देखिए ये सक्रिय जल अवशोषण पादप के अंदर होने वाले कुल बाष्पोत्सर्जन का 2 से 4% तक ही होता है। 2 से 4%, यानी इस प्रकार का बाष्पोत्सर्जन पादपों में बहुत ही कम होता है।
ये तब होता है जब बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है और पादप में जल की मांग कम होती है, तो उस समय इस प्रकार का अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है कि जड़ों की जो मूलरोम कोशिकाएं होती हैं उनमें जल की उपस्थिति कम होती है और मृदा विलयन में जल की उपस्थिति अधिक होती है। या यूं कहें इसे कि जैसे ये यहां मूलरोम है और इसके आसपास ये मृदा के कण हैं। ये मृदा के कण हैं। इनके मध्य वाले भाग में केशिका जल भरा रहता है। उस जल में जल के अलावा कार्बनिक एवं अकार्बनिक लवण आदि इसमें घुले हुए रहते हैं, विशेष रूप से कार्बन ये घुले हुए हैं। अब यहां ये कोशिका रस है, कोशिका रस, और ये है मृदा विलयन, मृदा विलयन। अब यहां पर जब कोशिका के अंदर कोशिका रस में जब जल की उपस्थिति है और मृदा विलयन में भी जल की उपस्थिति है, लेकिन यहां कोशिका रस में जल के अणुओं की सांद्रता कम है और मृदा विलयन में जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है, तो ऐसी स्थिति में यहां एक परासन दाब के कारण जल अंदर प्रवेश करता है। तो इस प्रकार के जल अवशोषण में एक प्रकार से जड़ों को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है, अर्थात जड़ सक्रिय अवस्था का कार्य, सक्रिय अवस्था में रह करके इस कार्य को संपन्न करती है। जैसे कह सकते हैं कि निष्क्रिय में तो जड़ें क्या कर रही है, एक मार्ग की तरह काम कर रही है, यहां सक्रिय में जड़ एक अवशोषण अंग की तरह कार्य करती है। साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि पादप के मूल रोम की जो कोशिका होती है उसके कोशिका रस में जल की सांद्रता कम होती है, या यूं कह सकते हैं जल की सांद्रता ज्यादा है किसकी तुलना में, मृदा विलयन में उपस्थित जल की सांद्रता की तुलना में। तो अगर हम सांद्रता प्रवणता के नियमों के अनुसार देखें तो जड़ में से जल निकल करके मृदा विलयन में यानी वातावरण में आ जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। जड़ जल का ही अवशोषण करती है, जड़ों से जल बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसी स्थिति में यहां ऊर्जा खर्च की जाती है, ऊर्जा का उपयोग होता है, ऊर्जा का उपयोग होता है। तो उस ऊर्जा कहां से उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी इस मूल रोम कोशिका के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उस उपापचय क्रिया से जो ऊर्जा पैदा होती है, जैविक ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा के द्वारा परासरणीय सांद्रता के नियमों के विपरीत, अर्थात जल अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि जड़ में पानी की कमी है, उससे भी कम किसकी है, मृदा विलयन की, लेकिन यहां से जल का अवशोषण हो रहा है किसके उपयोग से, ऊर्जा के उपयोग से हो रहा है। और यह ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी के रूप में, और एटीपी का निर्माण होता है मूल रोम कोशिका में होने वाली श्वसन क्रिया के द्वारा। तो इस प्रकार से यहां दो प्रकार का अवशोषण होता है, निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण। तो एक बार सक्रिय को फिर दोबारा समझ लीजिए। सक्रिय जल अवशोषण तब होता है जब एक प्रकार से बाष्पीकरण की दर कम होती है। इस प्रकार का अवशोषण पादपों में होने वाले कुल अवशोषण का 2 से 4% ही होता है। इस प्रकार के अवशोषण में जड़ें सक्रिय रूप से कार्य करती हैं। इसमें एक जब
बाहर वातावरण में जल की उपस्थिति ज्यादा होती है, कोशिका यानी मूलरोम कोशिका रस में जल की सांद्रता कम होती है, तो यहाँ परासरण दाब के कारण जल अवशोषण होता है। इसके विपरीत जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब मृदा विलयन में जल की सांद्रता कम होती है और कोशिका रस में जल की सांद्रता ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में जल के अणु ऊर्जा के द्वारा बाहर मृदा विलयन से कोशिका रस में आ जाते हैं सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में। तो ऐसा अवशोषण जो है वो कहलाता है सक्रिय जल अवशोषण। अब हम इन दोनों की तुलना करें कि सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण की क्या विशेषता है। कई बार पूछा गया है कि दोनों में तुलना करें, और तुलना कराने का अर्थ क्या हुआ, दोनों के बारे में आप जानते हैं। निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा है सक्रिय जल अवशोषण। तुलना करा रहे हैं। अब देखिए दोनों में अगर हम तुलना कराएं तो किस तरह से ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहला है निष्क्रिय जल अवशोषण। ये कब ज्यादा होता है, दिन के समय। इस प्रकार का अवशोषण विशेषकर दिन में होता है। देखिए दिन में क्यों होता है, क्योंकि दिन में वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है, अर्थात वाष्पीकरण तनाव बल भी ज्यादा पैदा होगा और इस प्रकार का अवशोषण ज्यादा होगा। यानी वाष्पीकरण जब अधिक होता है तब निष्क्रिय होता है, और यहां यह रात्रि के समय होता है। अर्थात इस बात को हम कह सकते हैं जब वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत कम होती है उस समय इस प्रकार का जल अवशोषण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब कोशिका के अंदर जल की उपस्थिति होगी उसके बाद यहां इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती। ये एक बेसिक अंतर है। देखिए ये इस प्रकार का जो जल अवशोषण होता है उसमें जड़ें एक प्रकार से सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती हैं, जड़ों की सहायता से होता है, और इसमें जड़ों के द्वारा होता है। यह अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है। यह अवशोषण जड़ों के द्वारा यह अवशोषण जड़ों की सहायता से होता है। मतलब जड़ इसमें यानी एक प्रकार से जड़ सक्रिय नहीं होती है, जड़ें सक्रिय नहीं होती, और यह अवशोषण
जड़ों द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा होता है। जड़ें सक्रिय होती है, यानी एक तो क्या है किसी की सहयोग के रूप में करे और एक खुद करे, तो यहां जड़ें सहयोग के रूप में कर रही है और यहां जड़ें खुद अपना इस अवशोषण का कार्य कर रही है। देखिए इस प्रकार का अवशोषण, इस प्रकार का अवशोषण, इस प्रकार का अवशोषण अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। देखिए अधिकतम होने का मतलब है 96 से 98% तक होता है, और इस प्रकार का अवशोषण जो है बहुत कम होता है। यह बहुत कम होता है, यानी 2 से 4%। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार फिर समझ लीजिएगा कि निष्क्रिय जल अवशोषण विशेषकर दिन में होता है जब वाष्पोषण की क्रिया होती है, और इसी वाष्पोषण के कारण तनाव बल पैदा होता है, और उस तनाव के कारण जल अपने आप मिट्टी के अंदर से या मृदा विलयन से जड़ों में प्रवेश कर जाता है। जबकि सक्रिय जल अवशोषण में रात्रि के समय या जब तापमान कम होता है उस समय वाष्पोषण की दर कम होती है, तब होता है, अर्थात उस समय अपने आप जल का अवशोषण नहीं होता है, जड़ों को सक्रिय कार्य करना पड़ता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि जड़ें जल के अवशोषण का सक्रिय कार्य करती हैं, और सक्रिय कार्य करने के लिए उनको निश्चित रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जड़ें सक्रिय भूमिका नहीं करती, जड़ों की सहायता से होता है, ये जड़ों के द्वारा होता है। और इस प्रकार का यानी निष्क्रिय जल अवशोषण अधिकतम होता है, अर्थात 94 से 96% या 96 से 98% तक होता है। और सक्रिय जल अवशोषण ये जो है वो बहुत ही कम होता है, अर्थात 2 से 4% तक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम पादपों में जल के अवशोषण की क्रिया विधि के बारे में हमने पढ़ा कि पादपों में जल का अवशोषण 2 प्रकार से होता है। क्रेमर नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया। एक तो होता है निष्क्रिय जल अवशोषण और एक होता है सक्रिय जल अवशोषण। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो जल अवशोषण की जो क्रिया है इसको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, अर्थात जल अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कल करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।